तो बच्चों, स्वागत है आपका सेकेंड पार्ट में। फिजिकल वर्ल्ड हम लोग कर रहे हैं 11th क्लास का फिजिक्स। और उसमें फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है और समझ चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से उसको रिवाइज करिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, जस्ट आपको 1 मिनट के लिए रिमाइंड कराता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हम बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है भाई ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, या क्या फ़ायदा है मुझे, कहाँ इसको एप्लीकेशन करने को मिलेगा, कहाँ मुझे इससे बेनिफिट क्या होगा। नॉर्मली हमारे दिमाग में एज ए स्टूडेंट ये चलता है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिजिक्स का क्या स्कोप है और क्या क्या एक्साइटमेंट है। आप क्यों एक्साइटेड रहते हो फिजिक्स के बारे में, या फिजिक्स को अलग अलग थ्योरी प्रिंसिपल्स जानने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जो इसका स्कोप जो है, स्कोप काफ़ी वास्ट है, काफ़ी वास्ट स्कोप है इसका। मतलब क्या है, तो ये जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में नॉर्मली हमारे पास 2 स्कोप है। एक है मतलब इसका नॉर्मली जो डोमेन है, इसका डोमेन का मतलब कि आप किस स्केल पे इसको अप्लाई कर सकते हो, वो दो डोमेन है। एक है माइक्रोस्कोपिक और एक है माक्रोस्कोपिक। मतलब माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे से छोटे लेवल पे भी आप लगा सकते हो, और बहुत बड़े से बड़े लेवल पे भी इसके लॉस को लगा सकते हो, राइट। अब इसमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप नॉर्मली काफ़ी जो बड़े साइज़ की चीज़ें होती हैं, जिससे कोई ब्लॉक मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ओके, ये या फिर अर्थ का रोटेशन कैसा है, या जैसे हम ग्रेविटेशन वगैरह के बारे में कुछ पढ़ते हैं, या सैटेलाइट्स का मोशन कैसा है। तो माइक्रोस्कोपिक में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो बड़े लेवल पे है, मतलब बड़ा है, या उसको हम बेसिकली यानी कि लेबोरेटरी लेवल पे, टेरेस्ट्रियल लेवल पे, एस्ट्रोनॉमिकल पे। तो ये यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें हैं, ओके, जो आप नॉर्मली आप देख पाते हो, या बड़ा ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हो, या रिलेटिवली अच्छा खासा साइज हो उसका, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, तो बहुत छोटे छोटे यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं। मतलब कि ये कौन कौन से एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, या न्यूक्लियर लेवल पे, इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, इनको हम बोलते हैं इनका जो डोमेन है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम इनको बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इनका डोमेन माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, ओके। अब देखिए, बात करते हैं कि इसका जो बहुत सारे जो फिनोमिनाज होते हैं वो डिफाइन होते हैं क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या है, अभी तक तो देखिए हमने साइंस के बारे में जाना है, फिजिक्स के बारे में जाना आपने। अब फिजिक्स में भी अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत अलग मतलब कुछ अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे मैकेनिक्स हुआ, थर्मोडायनामिक्स है, और मॉडर्न फिजिक्स इस तरह से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अलग अलग चीज़ें, हम ये पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे अपने आप आता जाएगा। जैसे अब मैकेनिक्स में क्या है, तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसा है भाई, इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी कितनी है, ओके, या फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, कितना एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, कितना पावर खर्चा हो रहा है, ये सारा हम मैकेनिक्स के अंदर में स्टडी करते हैं। ये मैकेनिक्स यानी कि अब एक समझिए कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्ट है उस पे कौन अप्लाई होता है, कौन किसके थ्योरी चलती है, किसका जो मतलब फिजिक्स के जिस पार्ट के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों को, वो किसके अंदर आता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। अब इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर भी कई अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब आप देखते हो बाइनोकुलर कैसे काम करता है, लेंस कैसे काम करता है, या माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, ये सारा ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो वो अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानकारी होगी, ओके। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं स्कोप क्या है, कितना क्या क्या स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है।
तो एक ये बॉडी के मोशंस के बारे में और सारा हम तो स्टडी करते ही मैकेनिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, इनके बारे में, इनके अलग अलग चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। उसके बाद ऑप्टिक्स, जैसे कि अभी लेंस के बारे में बोल रहा था, प्रिज्म हुआ, बायनोकुलर, माइक्रोस्कोप, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑप्टिक्स में। और साथ में उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, जैसे आप इंजन के बारे में आप आजकल जानते हो आपकी इंजन कितना एसेंशियल है। ओके, तो इंजन के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में बताता है। आजकल अगर कोई पेट्रोल इंजन हुआ या डीजल इंजन हुआ, इस तरह से इन सारे इंजन्स के बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स पूरी जानकारी देता है। और इसके बिना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है ये करना, आपके बारे में को समझना, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इससे अभी मैं मैकेनिक्स का एग्जांपल दे रहा था कि वेलोसिटी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू इसको हम, इसकी सारी अलग अलग चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर पता है तो, और साथ में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, तो उससे बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हो आप मैकेनिक्स के अंदर में। और वो पूरा जोन को हम बोलते हैं कि भाई ये पूरा मैकेनिक्स ले लो, इसको एक पार्ट बना दो, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, अब उसी तरह से यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में जो भी है सारी चीज़ें, कैसे रॉकेट कैसे मूवमेंट रॉकेट का होता है, कैसे मूव करता है, राइट। और पार्टिकल्स वगैरह कैसे मूव करते हैं या उनके मोशन के बारे में, ये सारी चीज़ें, बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में, सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे चीज़ें अलग अलग पार्ट में आ जाता है। वेव कैसे, साउंड का मूवमेंट कैसा होता है, साउंड कैसे चलता है, साउंड में अलग अलग चीज़ें कैसी होती हैं, सारा मैकेनिक्स के अंदर आता है, राइट। अब जैसा भी मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में आप स्टडी करते हो, राइट। चार्ज कैसे क्या करता है, कैसे करता है, और चार्ज के असर क्या होते हैं अलग अलग आसपास के दूसरी चीज़ों के साथ, कैसे करंट के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे राइट करते हैं हम लोग किसके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के थ्रू, राइट। करंट आपको पता ही है आजकल हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना होता है, तो वो हम यहाँ पे एम्पियर का या फैराडे लॉ, ये सारे जो है यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग। ऑप्टिक्स के बारे में बता रहा था मैं कि ऑप्टिक्स बायनोकुलर वगैरह के बारे में सारा ये चीज़ें, माइक्रोस्कोप के बारे में, तो ये ऑप्टिक्स ये करेगा। यानी कि फिजिक्स में भी आपने क्या किया, फिजिक्स में हमने क्या किया कि एक क्लासिकल फिजिक्स ले लिया और एक क्वांटम फिजिक्स ले लिया। क्यों? दो पार्ट, क्योंकि एक बड़े ऑब्जेक्ट को डील करेगा और एक छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। अब बड़े जो ऑब्जेक्ट में यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में भी, मैं यहाँ पे आप देख रहे हो क्लासिकल फिजिक्स में भी अलग अलग पार्ट्स हो गए भाई। क्यों? क्योंकि क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यानी कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, उस सबको डील करने के लिए आपको अलग अलग पार्ट्स चाहिए होगा, यानी कि उसमें भी कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं क्लासिकल या मैकेनिक्स, आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, तो ये अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं क्योंकि पूरे जो है ना इतना ज़्यादा वास्ट है ये पूरा फिजिक्स, ठीक है ना। बहुत सारा, मैं आपको बहुत सारा जगह आपको अप्लाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है और बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। और आप देख सकते हो अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग, छोटे के लिए अलग है चीज़ें। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स हम बड़े के लिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और छोटे बहुत जो एटॉमिक लेवल पे जो होगा उनके लिए हम अलग यूज करते हैं, क्वांटम फिजिक्स यूज करते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा था वही चीज़ें यहाँ पे दी है कि हीट इंजन है। हीट इंजन का मतलब कि जो पेट्रोल इंजन है वो हीट इंजन किस तरह से काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपको हीट इंजन किस तरह से काम करता है ये सारा थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है आपके घर में, ओके, और आपको किस तरह से इसकी एफिशिएंसी क्या है और बाकी वर्क कैसे होता है और ट्रांसफर, इस तरह का सारी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो फिजिक्स का ये पार्ट यानी कि कौन सा, क्लासिकल फिजिक्स, ये डिस्कस आपको करेगा।
उसके बाद अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हो, मतलब कि एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल पे, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस लेवल पे, तो ये कौन डील करेगा? तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम यहाँ पे डील होता है, यानी कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में डिस्कस होगा। अब इसके लिए क्या हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? देखिए, आप फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कि वजन करना है, मास मतलब वेट करना है किसी चीज़ का, तो कोई क्वांटिटी है, सपोज करो चीनी आपको मेजर करना है, चीनी का वजन करना है, तो आप क्या करते हो? एक अलग तरह का तराजू यूज करते हो। और अब जब सोना को तौलना है, सोने को वजन करना है, तो एक अलग तरह का तराजू आप इस्तेमाल करते हो, है ना? नहीं तो सेम तरह का तराजू, उसी तराजू को यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो बहुत सारे उसमें एरर आ जाते हैं। जो जिस तराजू से आप चीनी वजन कर रहे हो या चावल मेजर कर रहे हो, गेहूँ मेजर कर रहे हो, उसी से अगर आप सोना को भी करोगे तो एरर आएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। उसके लिए हम अलग तरह का यूज़ करते हैं, राइट। उसी तरह से फिजिक्स में जो बड़ा ऑब्जेक्ट था उसके लिए, जो उसके बारे में जानने के लिए अलग चीज़ें, हम अलग तरह का फिजिक्स में बात करते हैं। और उसमें जो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि आपका एटॉमिक लेवल पे और न्यूक्लियर लेवल पे, उसके लिए हम अलग यहाँ पे अलग तरह का फिजिक्स का बात करते हैं, जिसको क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एटम लेवल और न्यूक्लियर लेवल और उनके बीच में जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए, तो आपको क्लासिकल फिजिक्स जो होती है, क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन, एंड क्वांटम फिजिक्स इज करेंटली एक्सेप्टेबल। ये क्वांटम फिजिक्स इसके बाद आया, जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ओके, तो आप देख सकते हो डोमेन यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन आपको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दो तरह का डोमेन है, तो उसके लिए अलग तरह का यहाँ पे हम फिजिक्स यूज करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स अलग और क्वांटम फिजिक्स अलग। यानी कि आप देख सकते हैं कितना फास्ट है ये, कितना ज़्यादा इसमें स्कोप है इसका। बहुत छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी हम मतलब उनको फिजिक्स के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसमें भी फिजिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ अब ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये बेसिकली शुरू के दिनों में रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एटम के अंदर क्या है वो जानने के लिए, या मतलब एटम के अंदर क्या क्या है, या उस एटम का बिहेवियर कैसा होता है, वो जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मतलब ये किस तरह का बिहेवियर है इसके अंदर किसी भी एटम के अंदर, या ऐसे बोलो कि गोल्ड फॉइल लिया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसी एक्सपेरिमेंट को दिया गया है यहाँ पे। आप इसको और डिटेल में इसके एक एक चीज़ को आप पढ़ोगे जब 12th में जाओगे, तो 12th में जब न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत आसान लगेगा, ये बहुत बेसिक लगेगा। हालांकि अभी थोड़ा डायग्राम आपको देख के लग रहा होगा कि अरे क्या ही ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसे गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल पे यहाँ से किसी चीज़, बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है, मैं बहुत सिंपल वे बता रहा हूँ। तो अल्फा पार्टिकल से यहाँ पे हिट किया जाता है, तो कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस कुछ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। तो इसके बारे में आप जब आप मूव करोगे 12th में, तो और ज़्यादा अच्छे से आप जान पाओगे, राइट। अब ये बस ये आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि क्या स्कोप है, मतलब छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेके और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, और छोटे छोटे पार्टिकल से लेके हर तरह के ऑब्जेक्ट में फिजिक्स अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे, तो उसी को अब यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कितने साइज के ऑब्जेक्ट पे या कितना तरह का उस पर आप अप्लाई करते हो नॉर्मली। फिजिक्स हमारा किसको किसको कवर करता है, तो बेसिकली देखिए साइज की बात दी गई है कि भाई 10⁻⁻14 मीटर के साइज जैसा छोटा साइज पे भी अप्लाई होता है, और काफ़ी 10⁻26 मीटर से बड़े, मतलब इतने बड़े साइज में भी फिजिक्स अप्लाई होता है। ये चीज़ इन्होंने बताया है। या बोलो कि एक इलेक्ट्रॉन पे भी, यानी 10⁻30 इस रेंज में भी एक इलेक्ट्रॉन पे भी ये यूज होता है फिजिक्स,
और 10⁻55 kg, यानी कि जो जितना इतने बड़े ऑब्जेक्ट पे भी, या ऐसे बोले इतने बड़े जो चीज़ है उस पर भी हमारा फिजिक्स अप्लाई होता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्या रेंज है, क्या कितना भास्ट रेंज है इसका, बहुत ज़्यादा ही भास्ट रेंज होती है फिजिक्स की। अब एक्साइटमेंट क्या है इसका, एक्साइटमेंट के बारे में बात करते हैं कि फिजिक्स का सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है कि देखिए जो यहाँ पे जिसको एक्साइटमेंट के तौर में दिया गया है कि हम क्या करते हैं, एक लॉ हमें पता चलता है और उस लॉ का इस्तेमाल बहुत सारे जगह कर पाते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली और उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम हर कई जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन एक ही लॉ से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते चले जाते हैं, ठीक है। जिसमें से आप देखिए क्या क्या मेन चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यानी कि कुल मिला के एक ही थ्योरी या एक ही लॉ कई जगह, मतलब बहुत सारे जगह अप्लीकेबल होता है, वैलिड होता है। तो यही इसके बारे में दिया गया है कि application and exploitation of physical law to make useful devices is the most interesting and exciting part, and requires great ingenuity and persistence of effort। मतलब कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखिए कोई थ्योरी पता चलती है, थ्योरी का हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम कोई डिवाइस बनाते हैं। और इसका क्या कई बार क्या करते हैं, कोई डिवाइस हमने बना दी, बहुत एडवांस डिवाइस बना दी और उसके बेसिस पे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पे हमें कोई नई चीज़ मिल जाती है और उसको हम फिर थ्योरी में या लॉ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे एक तरह से एक्साइटमेंट है के तौर पे इसको देखा जाता है कि भाई हाँ, हमने नए नए प्रयोग कर रहे हैं और क्या पता नए नए प्रयोग से कुछ नई चीज़ें मिली और उसके बेसिस पे हमें एक थ्योरी लिखने को मिल जाती है, थ्योरी हम बना पाते हैं। ये चीज़ बेसिकली एक थ्रिलिंग है, यानी कि जैसे नॉर्मली क्या बोलते हो, कोई गाड़ी चला रहा है तो नॉर्मली आप देखते हो ट्रैफिक का एक वार्निंग रहता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हो, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए इमेजिनेशन किया और इमेजिनेशन बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली थ्रिल है यहाँ पे। जैसा ठीक है, जैसे हाई स्पीड में चलाना, कार चलाने वालों के लिए थ्रिलिंग है। यहाँ पे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करना एक थ्रिल है, राइट। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट इट वाज रियलाइज दैट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस। देखिए शुरू में क्या है कि ऐसा माना गया कि खाली ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने क्वालिटेटिव, कुछ चीज़ों का ऑब्जर्वेशन कर लिया, उसके बारे में ये कर लिया, एनालाइज कर लिया और उससे साइंस आगे बढ़ेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि नहीं, ऐसे नहीं, आपको हर तरह का क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना होगा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना होगा। मतलब जो क्वालिटेटिव मतलब जो सिलेक्टेड कुछ ऑब्जर्वेशन भी करने हैं और साथ में मास लेवल में भी ऑब्जर्वेशन करने हैं। तो उसके बेसिस पे ही जो चीज़ें निकल के आती है उससे फिजिक्स मतलब आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और बाकी ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये गुड स्ट्रेटजी टू फोकस। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए qualitative measurement is central to the growth of science, okay, especially physics, because the law of nature happens to be expressible in precise mathematical equations। जो लॉ ऑफ नेचर है उसको हम ऑब्जर्व करके हम एक फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूला बनाने जो वहाँ पे बनाते हैं उसी से हम इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको हम बाकी चीज़ों पर भी अप्लाई कर पाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला अगर आपने बना लिया तो हर जगह पे उसको अप्लाई कर पाते हैं हम लोग। इस तरह से काफ़ी ये
साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट वाज दैट द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। देखिए बेसिक फिजिक्स के जो बेसिक लॉ है वो यूनिवर्सल है, मतलब कुछ मतलब जो बेसिक लॉज है धरती के ऊपर जो वैलिड है वही चांद के ऊपर भी वैलिड है, धरती के ऊपर वैलिड है वही मार्स के ऊपर वैलिड है, राइट। यानी कि धरती के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया तो नीचे गिरेगा, तो वही चांद के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो वो नीचे ही गिरेगा, उसके सरफेस पे, चांद के सरफेस पे नीचे गिरेगा, राइट। या मार्स के ऊपर भी आपने कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो वो उसके सरफेस पे गिरेगा, राइट। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये एक लॉ है फिजिक्स का और ये वैलिड है हर जगह, अलग अलग जगह आप इसको चेक किया गया और ये सब जगह वैलिड मिलता है, राइट। तो इसके बाद क्या है कि देखिए द स्ट्रेटजी ऑफ अप्रोक्सीमेशन ट्यून्ड आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। देख कई बार होता है कि हम जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं भाई ऐसा हो सकता, अगर इसको इमेजिन करें तो फिर और उसके बेसिस पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और सही हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो वो कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप कुछ ये करें, कोई बिल्कुल ठोस कुछ पहले से मिले उसके बाद आप उसके ऊपर उसको फॉर्मूले के फॉर्म में ये करो या एक्सपेरिमेंट करो उसके ऊपर। कई बार होता है हम अपनी तरफ से इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन करने के बाद उसके बेसिस पे कुछ थ्योरी वगैरह मिलती है और उसको हम प्रूफ करते हैं कि सही है। अगर सही है तो फिर उसको एक्सपेरिमेंटली अगर हमने प्रूफ कर दिया, अगर प्रूफ कर दिया तो वो जो है हम बोलते हैं कि नहीं हमारा इमेजिनेशन भी सही था। तो कई बार इमेजिनेशन के बाद हम थ्योरी पे पहुंचते हैं, कई बार थ्योरी के बेसिस पे हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं या हम उसके ऊपर प्रेडिक्ट करते हैं।